ऐसा तब हुआ जब पहले कहीं अतीत में पत्नी अपने पति पर पूरी तरह से निर्भर रही होगी और पति उसकी सहायता करके न केवल प्रसन्न होता था बल्कि उसे अपनी सुपीरियर एबिलिटी का प्रदर्शन करने का भी अवसर होता था। पति पत्नी हो या अन्य किसी भी संबंध में नकारात्मक लेबल लगाकर व्यवहार करना आम बात है। और यूनिवर्सिटी मैरीलैंड के मनोवैज्ञानिक नॉर्मन एपिस्टीन और उनके साथियों ने ये शोध भी किया जिसमें आया कि जब पार्टनर एक दूसरे से संतप्त होते हैं तब गलत फहमियों के दौरान एक दूसरे पर बहुत ज्यादा आरोप मढ़ते हैं और उन पति पत्नियों की अपेक्षा में तो बहुत ज्यादा मरते हैं जो एक दूसरे से संतुष्ट है। ये स्वाभाविक सी बात भी है लेकिन इस पर शोध करके और पुष्ट किया गया कि हमारे अपने साथी के प्रति रुचि अरुचि प्रियता प्रियता हमारे उस पर लेबल लगाए जाने पर निर्भर कर रही होती है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये दृष्टिकोण बनता कैसे है और कब बन जाता है। हमें से कोई है कोई जो गलत या नकारात्मक या बुरा दृष्टिकोण बनाना चाहता हो? बनाना चाहते हैं क्या हम? नहीं ना, कोई नहीं है। तो फिर होता क्या है? क्या होता है दृष्टिकोण? इसको समझने से होगा क्या? इसको समझने से हम अपने संस्कारों को क्लेशों को दगबीज करने में सहायता कर पाएंगे। क्योंकि स्थूल तो दिखता है पर पीछे कब कैसे क्या और क्यों हो रहा है यदि ये भी पता रहे तो हम सतर्क रहकर अपने संस्कारों पर काम कर सकते हैं ना। तो हमारे दृष्टिकोण में होता क्या है? दरअसल दृष्टिकोण के अंदर डिटेल सिचुएशन ही नहीं होती, उसमें उनका अर्थ भी जुड़ा होता है। मतलब एक तो विस्तृत परिस्थिति तो होती ही है, साथ में उस परिस्थिति का अर्थ भी उसमें जुड़े होते हैं। हम परिस्थिति के साथ साथ उसके अर्थों को भी जोड़ते चलते हैं जब हम कोई दृष्टिकोण बना रहे होते हैं। तब एक विस्तृत रूप से देखें तो हमारा दृष्टिकोण हमारे विश्वास और हमारे अनुभव से एक आकार बनाता है, शेप लेता है। यानी कि हमारे दृष्टिकोण में हमारे विश्वास और हमारे अनुभव शामिल होते हैं। जैसे पति के पुराने अनुभव के आधार पर यह विश्वास है कि पत्नी मैनुअल स्किल में कम है और उसे पति की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पत्नी का दृष्टिकोण इस विश्वास पर बना हुआ है कि पति सख्त, हस्तक्षेप करने वाला, उसे कम आंकने वाला, छोटा समझने वाला, अपमान करने वाला एक आलोचक है। इसके विपरीत जब वो अपने पति से आकर्षित हुई थी, जब पहली बार वो अपने पति से आकर्षित हुई थी तब उसके इसी सुपर कॉन्फिडेंस और रक्षा करने की प्रवृत्ति के कारण हुई थी। इसी भावना ने उसे बहुत सुरक्षित महसूस करवाया था और बस कहीं न कहीं स्वयं के असक्षम होने का एहसास उसे जिद्दी बनाता और दृढ़ बनाता और अड़े रहने के लिए मजबूर करता रहा। उसके लिए एक दुखदाई फोड़े की तरह बन जाता है। हालांकि दोनों का इरादा नेक होते हुए भी दृष्टिकोण एक झगड़े का कारण बन जाता। हम दो तरह के दृष्टिकोण रखते हैं, खुला और बंद। खुले वो जिसमें स्थिति परिस्थिति घटना के बदलने के साथ साथ दृष्टिकोण में अच्छा बुरा सब गुण जुड़ते रहते हैं और ये गुण बदलते रहते हैं। ये गुण बदलते हैं हमारे पार्टनर के मोटिव के आधार पर। दृष्टिकोण तय होता है पार्टनर के मोटिव के आधार पर, वो कोई फिक्स नहीं होता। तस्वीर टांगने के उदाहरण में पुराने अनुभव के आधार पर पत्नी ने बंद दृष्टिकोण बनाया हुआ है कि पति उसे एक निर्भर गुड़िया की तरह समझता है और उसे विकसित होने का अवसर ही नहीं देता। यदि यही खुला दृष्टिकोण होता तो समझती कि उस समय वो सहायता करने के उद्देश्य से केवल बात कह रहा है, न कि उसे नीचा दिखाने के दृष्टिकोण से।
दूसरी तरफ पति ध्यान रखने वाला और सहायता रखने वाला है, ऐसा स्वयं को मानता है और यही मानकर कह भी रहा है, पर ये उसका अपना विचार है, ना कि पत्नी का विचार कि पत्नी के लिए क्या अच्छा है। दोनों ही बंद दृष्टिकोण रखते हैं। इसे एक अगला कदम है एक दूसरे को लेबल देना। इसके बाद हम लेबल दे देते हैं, बुरा बुरा पति, बुरी पत्नी, हर बार में हस्तक्षेप करने वाला पति, और पत्नी बुरी है, कितना भी करो इसके लिए, कितनी भी सहायता करने की सोचो, इसके लिए कुछ भी करो, कृतज्ञ रहने वाले, अनग्रेटफुल। जब दोनों साथी सेल्फ सेंटर्ड, स्वकेंद्रित, बंद दृष्टिकोण वाले हों तो टकराव का रुकना कठिन है। वहीं अहंकारी दृष्टिकोण से तो वैवाहिक संघर्ष और अधिक पलते और बढ़ते हैं, और रक्षात्मक प्रतिक्रिया में बंद दृष्टिकोण की तरफ बढ़ते जाते हैं, और बंद दृष्टिकोण का परिणाम मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स, और तब एक दूसरे में सब बुराई ही बुराई दिखाई पड़ती है और तेजी से खतरनाक निर्णय में कूद पड़ते हैं, और दोष चला जाता है निगेटिव गुणों को। वास्तव में वास्तविक क्लेश, संघर्ष की अपेक्षा, ये बैर, ये शत्रुता, झगड़े का परिणाम अपने आप में एक समस्या है। जब व्यक्ति खुला दृष्टिकोण रखता है ना, तब वो दूसरे व्यक्ति की आंख से देखने के काबिल होता है, तब अधिक फ्लेक्सिबल ढंग से संबंध बना पाता है। लेकिन बंद दृष्टिकोण होते फिर सामने वाला व्यक्ति कुछ भी क्यों ना कर ले, कुछ भी, उसके प्रति नजरिया बंद हो ही चुका होता है। जैसे ललिता ने अपने पति को घर पर न रुकने के कारण बेपरवाह होने का लेबल दे दिया, असंवेदनशील बताया, उसे सपोर्टिव हस्बैंड, केयरिंग पिता होने में असक्षम मान लिया। वो ललिता के मस्तिष्क में एक स्वार्थी और गैर जिम्मेदार फ्रेम हो गया। एक बार के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए। उसके बाद ललिता इसी रोशनी में उसे देखती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद में पति ने क्या 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 किया, क्योंकि जैसे ही घटना सामने आएगी ना, ललिता के सामने बाढ़ की तरह वो सारी पुरानी बातें एकदम से चमक उठेंगी और ना चाहते हुए भी छोटी सी बात पर तीव्र क्रोध में भर जाएगी। यहाँ घटनाओं को रीफ्रेम करने की जरूरत होती है। कभी भी इस तरह की समस्या का सामना करने वाले खुद को और अपने साथी दोनों को ही दुख पहुंचाते रहते हैं, खुद भी दुखी रहते हैं। तब उनके जीवन की घटनाओं को रीफ्रेम करके उनके संस्कार से पीछा छुड़ाया जा सकता है। लंबी प्रक्रिया है, पर इतनी भी नहीं कि आजीवन दुख को ही झेला जाता रहे। कई बार दो लोगों के बीच के बिगाड़ उन दोनों के दृष्टिकोण के आधार पर या फ्रेमिंग के आधार पर समझा नहीं जा सकता। ये जरूरी है कि इस तरह की अवस्था को कुछ स्थायी गुणों के आधार पर हम देखें, जैसे हम व्यक्तित्व गुण कह सकते हैं। अनेक बार हमारा व्यक्तित्व के गुण ये निर्देशित करते हैं कि हम घटना को कैसे देखते हैं। देख, एक रोमांचकारी उत्साही व्यक्ति जीवन को गुलाबी चश्मे से देखता है, तो वहीं एक निराशावादी काले चश्मे से देखता है। एक स्वतंत्रता पसंद व्यक्ति सहायता के प्रस्ताव को अपने को नीचा दिखाना मान सकता है या आत्मविश्वास की कमी के रूप में देख सकता है, तो वही निर्भर व्यक्ति, गुणों वाला व्यक्ति इसे केयरिंग नेचर समझ सकता है। स्वायत्त पसंद व्यक्ति अलगाव को स्वतंत्रता मानेगा और निर्भरता पसंद व्यक्ति इससे अकेलापन महसूस करेगा। इसको हम कुछ यूं समझते हैं, एक और उदाहरण के तौर पर समझे। अजय और नीता, ये दो व्यक्तित्व हैं। इन दोनों व्यक्तित्व के रुझान का बेहद सटीक उदाहरण है। देखिए, नीता एक आत्मनिर्भर, स्वाधीन, प्रसन्नचित्त, खुश मिजाज, अकेले ही सेल्फ सफिशिएंट वाले गुणों वाली व्यक्तित्व है। तो अजय पारंपरिक विचार वाला,
साथी की इच्छा रखने वाला, कम स्वतंत्रतावादी, लगभग निर्भर गुणों वाला, जो नीता को सदा अपने साथ चाहता है। कहीं ना कहीं उसे लगता रहता है कि नीता की उसमें रुचि कहीं कम ना हो जाए, नीता की उसमें रुचि कम ना हो जाए, कहीं वो उसे अकेला ना छोड़ दे। इस समय वो ये नहीं महसूस कर पाता कि नीता के व्यक्तित्व के गुणों के कारण उन दोनों में संघर्ष है। इनफैक्ट उसकी पहचान एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि में को करने में है। वो अंकुश, अवरोधों, कठोरता, सख्ती से आजाद होना चाहती है, नियंत्रण से आजाद होना चाहती है। अजय अपने साथी पर निर्भर होने को ही जीवन का महान मूल्य समझता है, जो कि हमेशा खुद को अकेला महसूस करता रहता है। और नीता नीता किसी खूंटे पर जैसे लटकना पसंद नहीं करती। वो अपनी आत्मनिर्भरता, अपनी चंचलता, अपनी स्वायत्त स्वतंत्रता इच्छा के अनुसार नियम बनाती। उसे कार्य क्षमता, योग्य, प्रभावशाली, कुशल, गुणकारी, सुगुण, निपुण, समय पाबंद, ये सारे गुण सदा तैयार रहने जैसा बनने से कोई मतलब नहीं है। तो होता क्या है, एक दिन अब हमने ये दो व्यक्तित्व देख लिए। एक दिन जब कि अजय और नीता ने तय किया हुआ है कि इस समय पर हमें घर पर होना चाहिए या पहुंच जाना चाहिए, ऐसा एक नियम बनाने के बावजूद नीता घर पर नहीं पहुंचती है और अजय उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। और नीता अजय को काफी देर तक प्रतीक्षा करवा देती है, आधे घंटे देर से या थोड़ा और अधिक मान लीजिए, देर से पहुंचती है। और इस बीच अजय की चिंता का कारण, चिंता की वजह से जान जा रही, परेशान हो ना, ऐसे तो माँ बाप भी बच्चे की चिंता बहुत करते हैं। बच्चे थोड़ा देर से आए, नियत समय पर ना आए तो माएँ परेशान हो जाती हैं, पिता परेशान हो जाते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को पता करते हैं, बस का पता करते हैं। और ये जाहिर सी बात भी है कि नियत समय पर ना आने पर परेशानी तो होती ही है, स्वाभाविक है। तो ठीक ऐसे ही जब नीता आधे घंटे देर से पहुंचती है तो अजय काफी परेशान हो चुका होता है और वो उसके मन में उल्टे सीधे जो ख्याल आ रहे होते हैं। ऐसे समय में हम सब समझते हैं कि सीधे ख्याल तो कम ही आते हैं, उल्टे ही ज्यादा आते हैं कि कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है। अब नीता जब घर पहुंचती है तो अजय को देखकर बहुत खुश होती है और वो घर पहुंचकर ये ख्याल ही नहीं रहता कि वो लेट आई है, वो अजय को देखकर प्रसन्न है। लेकिन अजय अजय क्या करेगा? हुँ? अब ऐसे में अजय क्या करेगा? उसे इंतजार करवाने में, क्योंकि नीता ने अजय को इंतजार करवाया, अब उसका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि वो नीता को खुद से अलग नहीं देख सकता, क्रोधित हो जाता है। और ये गुस्सा वो उसके इंतजार करने के कारण आया है या उसके अंदर छिपे हुए डर के कारण आया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझा तो नीता एक गलत निर्णय पर पहुंच जाएगी और ऐसा ही हो जाता है। हम ऊपर के व्यवहार से पीछे की छुपी हुई भावना को नहीं समझ पाते। अब अजय उस पर गुस्सा कर रहा है उस छुपे हुए डर के कारण, जिसमें उसने अपने पूरे जीवन का डर देखा। पूरे जीवन का डर उसमें छुपा हुआ है कि अगर नीता को कुछ हो गया तो वो उसके बिना नहीं रह सकता, वो अकेला नहीं रह सकता। बजाय कि नीता को देखकर अजय को तसल्ली मिले, अजय खुश हो जाए, प्रसन्न हो और एक राहत की सांस ले, अजय उस पर चिल्ला पड़ता है, उसे डांटता है, उस पर गुस्सा करता है। राहत तो मिलती है लेकिन साथ ही एक तीव्र प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि चिंता इतनी हावी हो चुकी है कि उसके कारण वो नीता पर क्रोधित हो उठता है। अब अजय इसे इस तरह से परिभाषित कर सकता है कि समय पर होने के नियम को नीता ने तोड़ा है, क्योंकि वो ये भी नहीं समझ रहा है कि वो अकेलेपन के डर से डरा हुआ है और इसलिए उसकी इस भावना ने क्रोध का रूप लिया है। और इसे स्वीकार करना भी हर किसी के वश की बात नहीं है। वो यहाँ तक पहुंचना और फिर उसे स्वीकार करना।
और वो इसे नीता के द्वारा तोड़े गए नियम को ही कारण मानता है, और ऐसा मानकर ही कह सकता है कि वो किसी की परवाह नहीं करती, उसे मेरी इच्छाओं की पड़ी ही नहीं है। अब क्योंकि वो ऐसा कह रहा है, तो ठीक ऐसा ही भावना नीता तक पहुंचेगी। उसके ऐसा कहने से नीता वही समझेगी जो वो कह रहा है। अजय इस आशा में नीता के ऊपर खींचता है, डांटता है, चिल्लाता है कि उसका ये संदेश नीता को घर पर समय पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। ये खींचना, ये बदमिजाज होना थोड़ा बहुत प्रभाव तो नीता पर डाल सकता है, लेकिन नीता स्वायत्त प्रकृति की है, तो वो इस भावनात्मक दूरी या इस अलगाव को बड़े आसानी से हैंडल कर सकती है और अपने आप को पीछे हटा सकती है, जो कि अजय के लिए और दुखदायी और भयभीत कर देने वाला हो सकता है। अब ऐसे में और अजय बौखला सकता है और चिड़चिड़ा सकता है और नीता को गैर जिम्मेदार जैसे शब्द कह सकता है और खुद को ये समझा सकता है कि मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। दरअसल अजय की नीति है नीता को नियंत्रित करने की कोशिश करना, ताकि वो अपनी निर्भरता ताकि वो अपनी निर्भरता की जरूरत से संतुष्ट हो सके, और दूसरी तरफ नीता की इच्छा है नियंत्रण और प्रतिबंधों से मुक्त जीवन जीने की, इसलिए वो उसकी सारी कोशिशों को हतोत्साहित करती रहती है। अजय की मांग से खुद को दबाया हुआ महसूस करती है और दोनों में धीरे 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 दूरी आती जाती है। नीता पीछे हटती जाती है, अजय की भावनाओं को बिना समझे, बिना सुलझे उसे छोड़ने में ही अपना हित समझती है, और अजय की शाब्दिक प्रहार, डांटना, चिड़चिड़ाना बढ़ता जाता है। नीता और अजय दो व्यक्तित्व, अलग अलग व्यक्तित्व का एक सटीक उदाहरण है, जो शुरुआत में एक दूसरे के पूरक थे, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, लेकिन दृष्टिकोण, ढंग, रवैया, अपने अपने नियमों में होने वाले क्लेश कारण बन गए क्लेश के। नीता का सूत्र है, यदि अजय वास्तव में मेरी केयर करता है, मुझसे प्यार करता है, तो मेरी स्वतंत्रता को उसे बढ़ावा देना चाहिए। वहीं अजय का सूत्र है, यदि नीता सचमुच में मुझसे प्यार करती है, मेरी केयर करती है, तो मेरे नजदीक आना चाहेगी। दोनों के बीच की ये असमानताएं, ये विपरीत स्थितियां एक संतुलित बेहतरीन रिश्ते के बनने में बिल्कुल भी बाधक नहीं है। एक प्यार भरे रिश्ते को बढ़ने से बिल्कुल नहीं रोक सकते। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि दो अलग अलग व्यक्तित्व वाले व्यक्ति एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से जीवन बिताते हैं, लेकिन जब साथी अपने दृष्टिकोण से दृढ़ता पूर्वक चिपक जाते हैं और अपने जीवन साथी के दृष्टिकोण को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं या उनके दृष्टिकोण के प्रति पूरी तरह से लापरवाही जैसे हो जाते हैं, तब तब अधिकांशतः संघर्ष जन्म ले लेता है। तो अजय और नीता के बीच कहाँ क्या गलत हो गया? या अजय और नीता का व्यक्तित्व वाइस वर्सा है? किसी का भी ये व्यक्तित्व हो सकता है। समझने के लिए केवल बस नाम दिए हैं। जो व्यक्तित्व नीता का है वो किसी परिवार के अजय का भी हो सकता है, और जो व्यक्तित्व अजय का है वो किसी परिवार की नीता यानी पत्नी का भी हो सकता है। हम बस समझ रहे हैं कि दो व्यक्तित्व के कारण जब मतभेद होता है तो क्या गलत हो जाता है और क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में समझा था कि एक इंटेलेक्चुअल, या यूं कहिए कि ओवर इंटेलेक्चुअल और नियंत्रण पसंद परिवार में पला बड़ा अजय नीता के हल्के फुल्के मजाक, उसके आराम पसंद
उसकी उड़ने वाली सोच से आकर्षित हुआ था। वहीं नीता अजय के ज्ञान की गहराई, लोगों की समस्या के समाधान करने के तरीकों, उसकी हाजिर जवाबी से आकर्षित थी। ये सब के साथ साथ अजय की विश्वसनीयता और अजय की जवाबदेही के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त भी थी। अगर ये कपिल अपने बीच की गलतफहमियों को दूर करना चाहते हैं तो दोनों को अपने बीच नजदीक लाने की केवल एक वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण वास्तविक लक्षण है महत्वपूर्ण होना, एक दूसरे के अनुरूप, सम स्वर, सामंजस्यपूर्ण होना ही आकर्षक जीवन साथी का लक्षण है। परंतु परंतु जब तक जीवन साथी के व्यक्तित्व के गुण आपस में आसानी से घुलते मिलते नहीं, तब तक यह आकर्षण लक्षण पर्याप्त मजबूत नहीं होगा। यहाँ एक पहेली का उत्तर छुपा हुआ है। पहेली, हाँ, पहेली क्या, वो ये कि जो दो लोग एक दूसरे के प्रति कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, ऐसे ही सोचते हैं ना हम लोग कि एक समय था जब ये दो लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे, एक दूसरे के प्रति इतने ही आकर्षित दिखाई पड़ते हैं, वो अपने रिश्ते को टिकाए रखने में असफल कैसे हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? दरअसल पहली बात तो ये है कि दोनों की ही अपने जीवन के प्रति सोच और अपने जीवन से अपेक्षाओं को लेकर एक आकार बना होता है, और दूसरी बात ये कि उनका दूसरे के जीवन के प्रति सोच और दूसरे के जीवन से जो अपेक्षा है उस पर प्रतिक्रिया करने का तरीका कैसा है। शुरुआती संतुष्टि आनंद के क्षण को कम कर देता है, और ये होता है झटका लगना। यहाँ से टूटने की भी शुरुआत हो सकती है और संभलने की भी। जब ये पता चलता है कि दूसरा व्यक्ति मेरे जीवन की सोच को ठीक नहीं मान रहा है, तब तब लगता है कि जैसे ऊंचाई से गिर गए। दोनों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व अपनी अपनी ऊंचाई पर होते हैं, मुख्यतः लिए होते हैं, विशिष्टता लिए होते हैं, प्रधान होते हैं, और अंततः एक दूसरे के दृष्टिकोण नेगेटिव एक्सप्लेनेशन से ठग जाते, और फिर जीवन साथी के कार्यों का अंजाम परिणाम बनते हैं। अजय और नीता जब मनोवैज्ञानिक के पास या किसी सलाहकार के पास जाते हैं तो उनके पास एक दूसरे की गलतियों का अंबार होता है, ना कि प्रशंसनीय गुण। वो एक दूसरे की तारीफ नहीं कर पाते। अजय के पास विशाल शानदार वर्णन तब भी होता है करने के लिए, लेकिन अब वो उन्हें सुनने में कोई आनंद नहीं ले पाती। निदा अब भी जिंदा दिल जोशपूर्ण पहले की तरह प्रफुल्लित रहने वाली है, पर अब अजय के लिए खास नहीं रही। दोनों एक दूसरे को वाइस नेगेटिव फ्रेम से ही देख रहे हैं। नीता उपेक्षित और अकेली दिखाई पड़ती है, और अजय डरावना और बोझिल। तो इस फ्रेम से बाहर निकालने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जिसमें से कुछ आपके साथ अभी साझा करती हूँ। अजय और नीता की तरह मुश्किल समय में पहुंच जाने वाले कपल्स कुछ कदम यूं आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जीवन साथी ये महसूस करे कि जो कुछ भी रिश्ते में घिसावट टकराहट आ रही है वो दृष्टिकोण भेद के कारण आ रही है या नहीं। तो सबसे पहले अपनी घिसावट अपनी टकराहट का कारण देखें, क्या वो दृष्टिकोण है, और अगर दृष्टिकोण है तो उसे ठीक ठीक स्वीकार कर ले कि जो कुछ भी है ये दृष्टिकोण भेद के कारण है, ना कि किसी तरह की स्वार्थीपन या नीचपन चालाकीपन दुख देने के उद्देश्य से किए गए व्यवहार इसमें शामिल नहीं। फिर कुछ निश्चय गुण सभी में समान नहीं हो सकते। माँ पुत्र, पिता पुत्र,
भाई भाई के दृष्टिकोण भी कहाँ समान होते हैं? तो समान न होने से वो गलत तो नहीं हो जाते, और वो गलत और वो मैं सही ऐसा भी नहीं हो जाता। तो वो गलत नहीं है, मैं बस अलग। जीवन साथी के संस्कार गुण अलग है मेरे संस्कार गुणों से। इस चीज का एहसास करने की जरूरत है। दृष्टिकोण अलग होते हैं, बस न सही न गलत होते हैं। इस बात को ध्यान रखा जाए, और साथ ही ये भी कि ये मत, ये दृष्टिकोण, ये सब विचार है, ये व्यक्ति नहीं है। एक दूसरे के प्रति बने नकारात्मक वर्णन को फिर से फ्रेम करना है। नकारात्मक जितने भी लक्षण सामने आए उन्हें लिखना है, उन पर विचार करना है, उनके स्थान पर सकारात्मक लक्षण लिखना है, और स्वयं को भी समझाएं। एक दूसरे के साथ बैठकर दृष्टिकोण सुनने का धैर्य रखें। दयापूर्ण वास्तविक आधार पर अपने जीवन साथी को गौरवपूर्ण महसूस कराएं। दूसरे के दृष्टिकोण पर कटाक्ष न करें, व्यंग न करें। प्रेम पूर्वक उनके दृष्टिकोण पर सहमत होते हुए अपने पक्ष को रखें। समय के साथ साथ धीरे धीरे दो व्यक्तित्व बदलते भी है, या कहिए चरित्र चित्रण बदलता भी है। आशा रखिए, विश्वास रखिए, बस सही ढंग से स्वयं को प्रस्तुत कीजिए और दया दिखाइए दूसरों के गुणों पर भी, और यहीं से बनेंगे हमारे संबंध प्यारे, मीठे, ईश्वर के साथ भी। ओम नमस्ते जी।